everyone to keep their phone on silent mode. अपूर्व कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती वैतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। अर्थात ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जो बांटने से बढ़ती है। मैं विधि धानुका आरएसए परिवार की ओर से आप सभी का आज के जीएसटी सेमिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आरएसए का हमेशा से ही यह उद्देश्य रहा है कि हम हमारे क्लाइंट्स को सर्वोत्तम सेवा प्रदान कर सके और आज इसी संदर्भ में हम आप सभी को जीएसटी के कारण आपके व्यापार पर होने वाले प्रभावों से अवगत कराने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब मैं आरएसए की तरफ से आप सभी का स्वागत करने के लिए राजीव सुगानी सर को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू विधि जी। आरएसए परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। और जैसा सभी को मालूम है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये जो जीएसटी का लॉ इंट्रोड्यूस हो रहा है वो सबसे बड़ा कर प्रावधान है जो स्वतंत्र भारत में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। और इससे न केवल जीडीपी ग्रोथ होगी, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लेकिन हमारे काम करने के तरीके में और व्यापार करने के तरीके में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होने वाली है, सारे ट्रांजैक्शंस हमारे ट्रैक किए जाएंगे। और जो आप लोगों को जानकारी होगी कि जो जीएसटीएन जो नेटवर्क जो जीएसटी को हैंडल करेगा, जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म भी अपने आप में बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। और आपको जानकारी होगी कि वो हर महीने लगभग 300 करोड़ ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करेगा। तो हमें जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो अपलोड करने होंगे, परचेजेस के, सेल्स के, उन सब ट्रांजैक्शंस को वो प्रोसेस करेगा, कोरिलेट करेगा, रिकंसाइल करेगा। इसलिए हमारे व्यापार करने के तरीके में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। उन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो हम अभी के वैट या सर्विस टैक्स या एक्साइज से जो माइग्रेट कर रहे हैं जीएसटी में, तो जो हमारे अभी तक डिफरेंट क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, जो हमारे पास अब तक जो हमने माल खरीदा है, जो हमने इनपुट्स लिए हुए हैं, जो सर्विस टैक्स के इनपुट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो किस तरीके से हमारे नए जीएसटी लॉ के अंदर हमें वो अवेलेबल होंगे और उनको अवेलेबल हो पाए, इसके लिए हमें क्या क्या जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करना पड़ेगा। आरएसए की ओर से आप सभी का स्वागत है। और ये आपसी विचार विमर्श के तहत आपकी और हमारी दोनों की ज्ञान वृद्धि हो, ऐसा मेरी अपेक्षा है। मैं इसी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि ये आज का जो सेशन विचार विमर्श का है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद। Thank you, sir. So let's move further. Our today's speakers are CA Keshav Gupta ji to enlighten us on stock management and related transitional provisions, and CA Rakesh Keya ji to present important concept in GST. Now, without further ado, I request CA Keshav Gupta ji to take the podium and enlighten us all. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं केशव गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आरएसए की ओर से। तो सबसे पहले आज जैसे सुगानी सर ने बताया कि जीएसटी इटसेल्फ इज अ वेरी बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म इन द इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। तो अब ये भी तय है कि अगर कुछ नई चीज आएगी तो बदलाव भी होगा और बदलाव के हिसाब से हमें ढलना भी होगा। तो बेसिकली इस बदलाव का जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बहुत सारी चीजें लेके आता है। हर जो भी बदलाव आएगा वो आपके साथ कंप्लायंसेस भी लाएगा और टैक्स में तो होता भी ऐसे ही है। जो भी चेंज आता है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ कंप्लायंसेस जरूर आती हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली अभी हम डिस्कस जो करने वाले हैं नेक्स्ट 1 घंटे में वो यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको जीएसटी आने की वजह से 30 जून स्पेसिफिक 30 जून जैसे कि गवर्नमेंट का फुल इंटेंशन है कि 1 जुलाई से जीएसटी आएगा और हमारी भी ये उम्मीद है। और उस सिचुएशन में 30 जून को हमें क्या क्या कंप्लायंसेस करनी है, क्या क्या चीजें मैनेज करनी है,
उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉक मैनेजमेंट जीएसटी में कैसे करना है। तो ये आपके सामने के पिक्चर आप देख रहे होंगे ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये जो बीच में आदमी मतलब है दोनों बिल्डिंग्स के, वो टैक्स पेयर है, मतलब वो हमें और हम अभी एक जगह हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं। और एक और चीज में आप देखिए कि वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स और ऑक्ट्रॉय जो भी टैक्स हैं वो छोटी बिल्डिंग है, ठीक है। नंबर ज्यादा है, बिल्डिंग छोटी है, बट वो जा किस में रहा है? जीएसटी में। टैक्स एक है बट बिल्डिंग बड़ी है, तो मतलब कंप्लायंसेस ज्यादा है। और इसमें तो मेरे ख्याल से आप सब भी शायद न्यूज़पेपर्स वगैरह की पढ़ के ये चीज समझ गए हो कि जीएसटी आ रहा है, अच्छी बात है, बट जीएसटी आएगा, ऑटोमेशन आएगा, अपने साथ कंप्लायंसेस भी लेके आएगा। तो ये पिक्चर बस मैंने ऐसी ये चीज डिपिक्ट करने के लिए प्रेजेंट करी है। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले प्रोविजंस की बात करते हैं। तो बेसिक प्रोविजन, माइग्रेशन। ऑलमोस्ट आप सभी के माइग्रेशन हो चुके हैं। 30 अप्रैल लास्ट डेट थी माइग्रेशन की। माइग्रेशन में जो लॉ आया है प्रेसिडेंट से असेंट हो गया। अच्छा, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अभी हम डिस्कशन सारा कर रहे हैं वो सारा कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट ने 12 अप्रैल को सीजीएसटी कानून को मंजूरी दे दी है। दूसरा, जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है उसने असेंबली में 26 अप्रैल को राजस्थान स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स पास कर दिया, उसके बेसिस पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्लस काफी सारे ड्राफ्ट रूल्स भी आ चुके हैं, कुछ रूल्स अप्रूव हो चुके हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट रूल है ट्रांजिशन का, बदलाव की स्थिति में आपको क्या करना है, वो रूल आ चुका है। ड्राफ्ट है बट वो फाइनल भी आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की सेशन इंटरैक्टिव रखना है अपने को। तो आप लोगों की जो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड क्वेरीज हो, मतलब ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेरीज हो, स्टॉक से रिलेटेड क्वेरीज हो, जो टॉपिक अपन डिस्कशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेरीज हो, वो आप मुझसे तुरंत पूछेगा। बट अगर इसके अलावा आपकी कुछ क्वेरीज हैं, काफी जीएसटी में तो क्वेरीज होंगी, वो आपके पास एक नोटपैड इसलिए दिएगा कि आप वो प्लीज हमको देके मतलब उस पर लिख दीजिए। और जो अपन नेक्स्ट सेशन रखेंगे, सेकंड से पार्ट होगा सेशन का, उस पर अपन सब क्वेरीज पे डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माइग्रेशन। आप सभी जानते हैं कि सभी एसईसीज का माइग्रेशन जरूरी था और आप सभी लोगों ने माइग्रेशन करा लिया। माइग्रेशन कराते आपको एक ARN नंबर जनरेट हो गया, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नंबर। और आपके पास मेल्स भी आ रहे होंगे कि ARN नंबर आप अपना प्रोवाइड कीजिए, ARN नंबर आप भी किसी को दे रहे होंगे। ये सब चीजें अभी मार्केट में चल रही हैं, वेंडर्स आपसे पूछ रहे हैं। तो इसमें बस ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ARN जो आपका आया है ये एक प्रोविजनल नंबर है और 30 जून के बाद इसके बारे में डिपार्टमेंट आपसे और जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा उसके बाद ये नंबर आपका कंफर्म नंबर होगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके बाद आएगा। पहली बात। दूसरी बात, अभी एक ये भी डिस्कशन काफी लोगों से मेरा हो रहा था कि जैसे अभी आज हम मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम है हमारी, ठीक है, 12 लाख रुपए रेंटल इनकम है, सर्विस टैक्स हम पे कर रहे हैं। परंतु बात यह है कि आप सोचते हैं कि साहब सर्विस टैक्स तो 10 लाख से ऊपर, एक्साइज जो है जीएसटी जो है वो 20 लाख से ऊपर है, तो 20 लाख तक हम नहीं आ रहे, इसलिए हम जीएसटी में माइग्रेट ना करें। तो ये मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल क्लियर है कि जितने भी असेसीज, डीलर्स, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें चाहे वो नील की रिटर्न फाइल कर रहे हो, चाहे बिलो टर्नओवर ऑफ जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हो, माइग्रेशन सभी को कराना है। तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर है कि माइग्रेशन किसी का भी ऐसा नहीं है कि जिसका माइग्रेशन नहीं होगा, माइग्रेशन सभी होगा। अब मान लीजिए आप जीएसटी आने के बाद पता चलता है कि हम उस जीएसटी में फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन देके उसको विड्रॉ कराना रहेगा, ठीक है। तो माइग्रेशन हर केस में कंपलसरी है। माइग्रेशन से रिलेटेड मेरे ख्याल से आप लोगों की कोई और इससे कोई डिस्कशन है भी नहीं इससे ज्यादा। तो अपन बात करते हैं कि देखिए ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आप भी अपने मतलब जो अपना होता है ना कि समझने से पहले सेगमेंट्स अपने दिमाग में बना लें। सब पहला पार्ट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो उनके लिए डिस्कस कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी आज की तारीख में वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज में रजिस्टर्ड हैं, वो डीलर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि रजिस्टर्ड है ऑलरेडी एक्साइज, वैट और सर्विस टैक्स में। ट्रांजिशन रूल्स जो है गवर्नमेंट के, वो ये कहते हैं कि भाई आज की तारीख में आप अगर रजिस्टर्ड हैं और आपकी सनवैट की मतलब एक्साइज की रिटर्न जारी है, सर्विस टैक्स की रिटर्न जारी है और वैट की रिटर्न जारी है, 3 रिटर्न जाती है, तो उसका बैलेंस कैसे ट्रांसफर होगा जीएसटी में? उसका बैलेंस ऐसे ट्रांसफर होगा कि एक्साइज और सर्विस टैक्स तो आपको बन जाएगा सीजीएसटी। सीजीएसटी अपना सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है। ये मैं आपको छोटा सा ब्रीफ देता हूँ कि सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या था। सीजीएसटी था जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, एसजीएसटी था जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी,
और ये आपके हर राजस्थान में जो बेच रहे हो, मतलब सपोजिंग हम राजस्थान में बेच रहे हैं और राजस्थान में माल बेच रहे हैं, तो हर राजस्थान की लोकल सेल पे हमारे 2 टैक्स लगेंगे, CGST, SGST। और जैसे हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आउट ऑफ राजस्थान सेल करेंगे तो हमारे लगेगा IGST। तो ये चीज सबके दिमाग में क्लियर है। तो मैं बता रहा हूँ कि एक्साइज और सर्विस टैक्स के रिटर्न्स में जो आपकी क्रेडिट ऑलरेडी चल रही है, सनवैट का बैलेंस है, वो आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा CGST हेड में। उसी तरह से जो वैट का बैलेंस आपके वैट इनपुट क्रेडिट आपके रिटर्न्स में 30 जून को जब रिटर्न्स फाइल करेंगे उसमें जाएगी, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी SGST में। मीनिंग देयर बाय कि IGST में कुछ नहीं जाएगा। IGST अब आपका जो जनरेट होना स्टार्ट होगा वो होगा जब आप GST में वर्किंग स्टार्ट कर दोगे, आफ्टर GST। अभी कुछ नहीं जाएगा, अभी सिर्फ CGST और SGST के 2 लेजर जाएंगे। और ये बैलेंस ऑटोमेटिकली आपकी, जैसे आप रिटर्न फाइल करेंगे 30 जून की, आपके पोर्टल पे दिख जाएगा आपको। GST आप सब जानते हैं, ऑटोमेटेड है पूरा सिस्टम। आपके पोर्टल पे आपको ये तीनों लेजर सेपरेटली दिखते रहेंगे। एक वैसे तो एक्साइज और सर्विस टैक्स की डीलर्स में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट जो नोट है वो है वैट डीलर्स के लिए। देखिए वैट में क्या होता है कि जैसे आज हम बहुत सारी सेल्स करते हैं अगेंस्ट डिक्लेरेशन फॉर्म्स, C फॉर्म, H फॉर्म, ऐसी सेल्स अपन करते हैं, बहुत नॉर्मल है। C और F, C और H तो मतलब बहुत नॉर्मल है, सभी लोग ऑलमोस्ट करते होंगे। उनके लिए डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि मान लीजिए कि आपने ऐसे फॉर्म्स के अगेंस्ट में कोई सेल कर रखी थी, तो इन फॉर्म्स को आपको जो आज के कानून में इनका समय निर्धारित है उस समय में जमा कराना रहेगा डिपार्टमेंट को। तो अपन अब एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैं C फॉर्म के अगेंस्ट में सेल करी है जून के महीने में। अब उस C फॉर्म को जमा कराने की तारीख क्या होती है? क्वार्टर एंड होने की 90 दिन के अंदर में, सब जानते हैं। तो जमा नहीं होता अलग बात है, परंतु क्वार्टर एंड होने के 90 डेज में अपन को जमा कराना रहता है। तो अब डिपार्टमेंट ने कहा है कि इससे रिलेटेड जो आपका क्रेडिट है, अच्छा तो इससे रिलेटेड जो आपका क्रेडिट है डिक्लेरेशन फॉर्म्स को अगेंस्ट में जो आपने सेल करी है, उससे रिलेटेड क्रेडिट आपको आपका जो भी मिलेगा अगर आप उन फॉर्म्स को उनका जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है आज के लॉ में उतने समय में उनको जमा करा दोगे डिपार्टमेंट। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है वैट डीलर्स के लिए। इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे अभी, और अदरवाइज इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा वो भी एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 30 जून को वैट की रिटर्न फाइल करी है, अपन ने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, वैट की रिटर्न फाइल करी है, 1 लाख का मेरा परचेज था, उसमें से मैंने माना कि 5% मैंने टैक्स पे किया, परचेज टैक्स मतलब इनपुट वैट 5,000 रुपये हो गया। आउटपुट वैट जो मेरा बन रहा है लोकल सेल पे, अब मैंने 1 लाख में 2 ट्रांजेक्शन किए थे मैंने, 50,000 का और 50,000 का, ठीक है। 50,000 के 2 बिल थे मेरे पास। एक बिल का मैंने सेल कर दिया आउट ऑफ राजस्थान, और एक बिल को मैंने, दोनों मेरे ट्रांजेक्शन 60,000 के बेच के, खरीद तो थी 50,000 की, बेचा मैंने 60,000 में। 60,000 रुपये वाला माल बेचा, कुछ एक पोर्शन राजस्थान के अंदर, और 60,000 रुपये वाला माल बेचा मैंने राजस्थान से बाहर। अब जो मैंने राजस्थान के अंदर बेचा होगा तो 60,000 रुपये 3,000 रुपये टैक्स मैंने बना दिया, एज्यूमिंग की जो उसका रेट है वो 5% है। नॉर्मल कैलकुलेशन है 2,000 रुपये का ITC कैरी फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। अब आप क्या करते हैं कि चूंकि आपका ITC इनपुट वैट क्रेडिट है आपका, तो आप जो CST सेल होती है उसका टैक्स भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो अपन ने क्या किया कि CST सेल करी थी अपन ने अगेंस्ट C फॉर्म 2%, 60,000 रुपए की, 2% टैक्स बन रहा था 1,200 रुपए। तो इस तरह से मेरी जो नेट वैट बुक्स में और मेरे रिटर्न में जाएगी हो जाएगी 800 रुपए की, 800 रुपीज की वैट कैरी फॉरवर्ड होगी। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोविजन है, ठीक है। अब आज की तारीख में हम क्या करते हैं कि ये C फॉर्म डिपार्टमेंट ने जमा कराया था। अब देखो GST में क्या है, टाइम में जमा कराना है, तो इसका फर्क कैसे पड़ेगा। सपोज C फॉर्म जमा कराने का टाइम क्या था, 30 जून से 90 दिन, मतलब 30 सितंबर, ठीक है। 30 सितंबर तक मैंने नहीं जमा कराया तो क्या होगा। गवर्नमेंट ने इसके, हालांकि ये एक्चुअली भी ड्राफ्ट रूल है, इसके 2 इंटरप्रिटेशंस निकल रहे हैं, ठीक है। दोनों इंटरप्रिटेशन मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उस पर्टिकुलर परचेज का जिसको आपने CST सेल करा है, मैंने क्या बताया था आपको, 50,000 रुपए का एक ट्रांजेक्शन परचेज किया मैंने और उसको राजस्थान से बाहर बेच दिया, तो 50,000 रुपए की मेरी परचेज कौन सी होगी, CST के लिए परचेज। तो जो CST के लिए परचेज थी उसकी ITC रिवर्स कर देगा डिपार्टमेंट। अब CST के लिए जो मैंने परचेज करी थी वो कितनी करी थी, 50,000 की, उस पर टैक्स होगा 5% के हिसाब से 2,500 रुपए। तो एक इनका ये व्यू निकल रहा है कि 2,500 रुपए जो आपके हैं 800 में से
मेरी यहाँ सिचुएशन क्या बन रही थी, 800 रुपए क्रेडिट फॉरवर्ड बन रहे थे, बट यहाँ सिचुएशन उल्टी हो गई, 2500 रुपए की क्रेडिट रिवर्स हो गई। तो एक तरह से नेट जो मेरा टैक्स पेबल हो गया वो 1700 रुपए बन जाएगा, ठीक है, अगर मैंने फॉर्म टाइम पे जमा नहीं कराया तो। दूसरी सिचुएशन है, जो दूसरा व्यू चल रहा है मार्केट में, वो अभी बहुत प्रैक्टिकल व्यू है, वो आप सब जानते हो कि मान लो 5% की सेल है तो भाई 2% तो मैंने सरकार को जमा कराया हुआ है, डिफरेंशियल 3% ले लो, यही करते हैं। तो डिफरेंशियल 3% के हिसाब से आपका 1800 रुपए बनता है, 1800 रुपए रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ये जो रिवर्स हो जाएगा, मतलब जीएसटी में आने के बाद की बात चल रही है, 30 सितंबर में जीएसटी आ चुका है, जीएसटी में इस टैक्स को या आपकी जीएसटी की लायबिलिटी में ऐड कर देंगे या फिर रिवर्स कर देंगे। मान लीजिए आपने इनका टाइम लिमिट के बाद इनको जमा कराया, 30 सितंबर के बाद आप फॉर्म जमा करा रहे हो, तो इन्होंने ये बोला है कि आपको उस पर्टिकुलर जो ये क्रेडिट वापस से अलाउ होगी, वो आपको क्रेडिट के फॉर्मेट में अलाउ नहीं होगी, वो आपको रिफंड मिलेगा। दैट विल बी थ्रू अ रिफंड मैकेनिज्म, रिफंड इन कैश और योर बैंक अकाउंट। और मैं तो जो बिल्कुल बेसिक आज बैट में थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिस करता हूँ उसमें समझता हूँ कि रिफंड लेना ही सबसे मुश्किल काम है, बाकी सब तो फिर भी आसान से जाए, बट रिफंड लेना ही सबसे डिफिकल्ट काम है। तो रिफंड मैकेनिज्म इन्होंने यहाँ पे अटका दिया है। अब इससे अपनी बात क्या समझ में आई अपने को, इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, एक अपन और बात करते हैं कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि साहब डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सी सेल्स सी फॉर्म के एंगेज में सेल करी है। तो आपको एक जीएसटी ट्रांजेक्शन 1, GSTTRAN1, ये लास्ट लाइन में लिखा है, ये एक फॉर्म सबमिट करना रहेगा अपन को 30 जून को। इस 30 जून को जो फॉर्म सबमिट करेंगे, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी कि आपने कौन कौन सी सेल अगेंस्ट डिक्लेरेशन फॉर्म कर रखी है और उसमें से कितने डिक्लेरेशन फॉर्म आपने कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को जमा करा दिए। ये पूरा का पूरा फॉर्म ऑनलाइन जाएगा। इस ऑनलाइन फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी जो मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सी सेल्स आपके डिक्लेरेशन फॉर्म के अगेंस्ट में है, उसमें से कितने आप कलेक्ट कर चुके हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि आप अभी तक तो जैसे पैटर्न चल रहा था, बट चूंकि अब हम ट्रांजिशन फेज में हैं और जीएसटी में आने वाले हैं, तो अपने डिक्लेरेशन फॉर्म्स बिल्कुल टाइम पे कलेक्ट करके डिपार्टमेंट में जमा कराने का टारगेट रखें। बहुत सारे बिजनेस हाउसेज जिसमें बहुत डिले से चलता है, उनको इस चीज पे बिल्कुल प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा और टाइम पे डिक्लेरेशन फॉर्म डिपार्टमेंट में जमा करा लेंगे। टाइम भी इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम पे नहीं कराए तो क्रेडिट तो मिल जाएगी बट वो रिफंड मिलेगा, तो अटके हुए अपन ही रहेंगे अल्टीमेटली। दूसरी बात ये है कि आप अपनी जो, अगर मैं आपको 2 व्यू बताए थे कि एक तो 3% डिफरेंशियल टैक्स गवर्नमेंट रिवर्स कर दे, या फिर जो मैं आपको एक और व्यू बता रहा हूँ कि वो उससे रिलेटेड परचेज के इनपुट क्रेडिट रिवर्स करे, तो उस केस में फिर आपको जो परचेज और सेल में कौन सा माल था जो मैंने बेचा है अगेंस्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, मैंने खरीदा कब था, वो पर्टिकुलर नेक्सस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा अगर ये सिचुएशन आती है तो। और उस केस में आपको परचेज के रिकॉर्ड्स एप्रोप्रिएट रखने पड़ेंगे कि भाई मैंने कौन सा वो वाला माल था, कब खरीदा था और जिसके बेसिस पे मैंने उसको सेल करा है और जिसकी मेरी क्रेडिट रिवर्स हो रही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन अपन को इंटैक्ट रखनी पड़ेगी अपने पास। तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वैट के एसजीएसटी की क्रेडिट जो आपकी जाएगी इनपुट वैट से एसजीएसटी में, उसमें ये क्लॉज है जो ध्यान रखना है। दूसरा क्लॉज है अपन इम्पोर्टेंट ये है कि आपके कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है, एक्साइज वैट दोनों में सब जानते हैं कि वो 50-50% मैकेनिज्म चलता है। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि भाई आपका जो अनअवेल्ड पोर्शन है कैपिटल गुड्स का, वो आपको जीएसटी में डे 1 से आपकी ऑटोमेटिकली क्रेडिट बन जाएगी। अगर वैट का है तो एसजीएसटी बन जाएगा और एक्साइज का है तो वो सीजीएसटी बन जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपको इन सभी कैपिटल गुड वाइज जानकारी, मतलब ऐसे नहीं कि हम दे देंगे साहब फिक्स एसेट्स में इतना बन रहा है इतना बच गया, एक एक आइटम वाइज एसी फ्रेज जो भी आइटम है सबकी एक एक आइटम वाइज जानकारी देनी पड़ेगी कि कितना आपने अवेल कर लिया, कौन से रिटर्न में कर लिया और कितना लेना बाकी है। ये जीएसटी ट्रांजेक्शन 1 फॉर्म में ही जाएगी। और जीएसटी ट्रांजेक्शन 1 फॉर्म की ड्यू डेट, ये फॉर्म कॉमन ही है, फॉर्म अलग अलग नहीं है, फॉर्म कॉमन है। ड्यू डेट है 60 डेज फ्रॉम 30 जून, 30 जून से 60 दिन, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट्स ये अभी जो मतलब एग्जिस्टिंग डीलर्स के लिए यही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपसे डिस्कस करे। तो इससे मेरे जो टेक अवेज मैं आपको देना चाहता हूँ यही है कि एक तो प्लीज ये इंश्योर करिए कि आपकी बुक्स में करेक्ट क्रेडिट आपने आईटीसी क्लेम कर रखी है। बुक्स अगर आपकी ऐसी हैं कि सब बुक्स और आईटीसी के रिकॉर्ड मिसमैच हो रहे हैं, एक्साइज के रिकॉर्ड कुछ और बोल रहे हैं, आपकी बुक्स कुछ और बोल रही है, उसको बिल्कुल मैनेज करिए टाइम पे, उसका जो मिसमैच है वो रिकंसाइल करिए। दूसरी बात यह है कि आपकी जो रिटर्न्स आप फाइल कर रहे हो 30 जून की, उसमें आप रिटर्न्स को टाइम पे फाइल कीजिए।
रिवीजन का स्कोप ना रखें। 30 जून की रिटर्न अपन को बिल्कुल टाइम पे ही फाइल करनी है, उसमें रिवीजन का स्कोप नहीं रखना है, क्योंकि रिवीजन अगर होता है तो दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। रिवीजन में दो चीजें होंगी, या तो आपका एक्स्ट्रा टैक्स पेबल होगा या रिफंडेबल होगा। जो टैक्स पेबल होगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डिपार्टमेंट वाले टैक्स ले लेंगे आपसे और जीएसटी में उसकी क्रेडिट नहीं देंगे। ठीक है, दिक्कत ये है कि टैक्स तो ले लेंगे एज ए अरियर ऑफ टैक्स, उसकी क्रेडिट नहीं देंगे एक्स्ट्रा टैक्स अगर आपको कुछ पेबल हुआ तो। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि मान लो आपका रिफंडेबल बन गया, रिटर्न रिवाइज करी दो, तो जो रिफंडेबल बनेगा वो आपको कैश में मिलेगा, और कैश में रिफंड जैसे मिलता है वो आप सबको पता ही है कैसे मिलता है। तो दोनों सिचुएशन अपने लिए नुकसानदायक है। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप अपने रिटर्न्स को एक ही बार में फाइल करें, अच्छे से सारा डेटा रिकंसाइल करके फाइल करें और टाइम पे फाइल करें। अब हम बात करते हैं, ये तो थे उन डीलर्स के जो आज की तारीख में एक्साइज, वैट और सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए सिंपल प्रोविजंस थे। अब बात करते हैं, मान लो कुछ ऐसी कैटेगरीज आती हैं जो आज रजिस्टर्ड नहीं है, कल टैक्सेबल हो जाएंगी, बहुत सारे ऐसे बीच में चल रहे हैं मामले, तो उन पे अपन बात करते हैं। वो एक मैंने इनको दो ब्रॉड हेड में बनाए हैं। पहली कैटेगरी तो वो हो गई जो मतलब वैट और एक्साइज में रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है आज की तारीख में। दूसरी है कि रजिस्टर्ड तो है बट एग्जेम्प्टेड गुड्स बेच रही है, ठीक है, या मैन्युफैक्चर कर रही है, या फिर कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज है, या फिर वैट में एमआरपी गुड्स का कंसेप्ट होता है, एमआरपी गुड्स में डील कर रही है, ठीक है, ड्रग्स पे, दवाइयों पे एमआरपी पे टैक्स लगता है, तो आप उनमें डील कर रहे हो। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज बनी, पर्सन नॉट रजिस्टर्ड अंडर वैट, करंट लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर रजिस्टर्ड है बट इन कैटेगरीज में फॉल कर रहा है। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए इन्होंने कहा है कि आपको अब, बट ऑब्वियस ही बात है कि मान लीजिए कल आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल हो गया, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ये कहो कि भाई हमने जो माल खरीद रखा है उसे क्रेडिट दो। तो क्रेडिट किसकी देंगे और कैसे देंगे वो अपन समझ रहे हैं। क्रेडिट देंगे किसकी? इनपुट्स हेल्ड एज रॉ मटेरियल, ठीक है। इनपुट्स वर्ड बार बार कॉमन रिपीट होगा, तो मैं उससे पहले इनपुट्स का मतलब बताता हूँ आपको। इनपुट्स मतलब जो भी चीज आपने खरीदी है, मतलब गुड्स जो होते हैं ना, तीन चीजें चलती है, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। तो इनपुट तो हो गया जो माल होता है वो, इनपुट सर्विसेज होती है जो सर्विसेज होती है वो जो आपने खरीदी है बिजनेस को चलाने के लिए, और कैपिटल गुड्स होते हैं जो कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट मिलेगी किसकी? सिर्फ इनपुट्स की जो आपके रॉ मटेरियल में पड़े हुए हैं या ट्रेडिंग गुड्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। या फिर आपका इनपुट हो सकता है जो वर्क इन प्रोग्रेस, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोडक्शन चल रहा है, कुछ इनपुट्स आपको पता चल गया कि आपका प्रोडक्ट फाइनल जो जीएसटी में टैक्सेबल होने वाला है, ठीक है, आपको ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो और अभी तक वो एग्जाम था, तो जो इनपुट्स आपने लगा दी ऑलरेडी उसकी क्रेडिट बिल्कुल आप मांगोगे। तो वो इनपुट कहाँ हो सकता है? या तो रॉ मटेरियल में पड़ा हो सकता है, या WIP में हो सकता है, या आपके फिनिश गुड्स में हो सकता है, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता, ठीक है। तो उसकी क्रेडिट कैसे देंगे? कंडीशन है नीचे जो लिखी हुई है कि सबसे पहली कंडीशन कि आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आप बनाने वाले हो वो जीएसटी में टैक्सेबल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज भी मान लो मैन्युफैक्चरिंग में एग्जेम्प्टेड कर रहा हूँ और कल भी जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है, तो कोई मतलब ही नहीं है, जीएसटी में टैक्सेबल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी आपके पास आपने ड्यूटी पे करी है, मान लीजिए मैंने माल जब खरीदा था तो मैंने उस पर भी ड्यूटी पे करी होगी, वैट पे किया होगा, एक्साइज ड्यूटी पे करी होगी, उसका आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला आपके पास वो इनवॉइस होना चाहिए और वो इनवॉइस 12 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो हम बैठे हैं 30 जून 2017 को, मेरे पास इनवॉइस लेटेस्ट 1 जुलाई 2016 के बाद का ही होना चाहिए। 1 जुलाई 2016 से पहले का इनवॉइस मेरे पास पड़ा है और आप बोलोगे साहब वो माल मेरे पास पड़ा है, किसी काम का नहीं है। वो इनवॉइस 1 जुलाई 2016 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो और ये अवेटमेंट वाला तो खैर नॉर्मल कंडीशन है कि अवेटमेंट सर्विसेज, मतलब उसकी कहीं जीएसटी में जाके भी उसको अवेटमेंट मिल रही हो किसी तरह की, जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में मिलती है, कुछ भी मिलती है। दो मैंने इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एक तो ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए और 12 महीने की अंदर का बिल होना चाहिए, ठीक है। तब आपको क्रेडिट मिलेगी किसकी? इनपुट्स जो आपके रॉ मटेरियल में पड़े हैं, फिनिश गुड्स में पड़े हैं और WIP में पड़े हैं। मिलेगी किसको? मिलेगी इनको जो पर्सन आज की तारीख में रजिस्टर्ड नहीं है, कल टैक्सेबल हो जाएंगे, या फिर आज की तारीख में रजिस्टर्ड है बट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स की, जो कि कल टैक्सेबल हो जाएंगे, या फिर ये जो एमआरपी गुड्स में डील कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक कॉमन चीज है कि अपने पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी? हो सकता है कि मेरे पास ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट हो नहीं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेडर हूँ वैट का, ठीक है, मैंने माल खरीदा, एक्साइज मतलब एक एक्साइज मैन्युफैक्चरर था, उसने बेचा एक ट्रेडर को, जब उसने ट्रेडर को बेचा तो एक्साइज ड्यूटी लगा दी बिल पर, ठीक है। मैंने उस ट्रेडर से खरीदा वैट,
अब मैंने जब उस ट्रेडर से खरीदा हुआ है तो मेरे को वैट देना है, एक्साइज ड्यूटी तो बिल पे लगा ही नहीं उसने। अब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मतलब मेरे पास मेरी कॉस्ट में एक्साइज ड्यूटी शामिल है, बट मेरे पास डॉक्यूमेंट ये बोलते हैं कि हो आपके पास डॉक्यूमेंट, वो 12 महीने के अंदर दिखाओ। अब ऐसे वाले कैटेगरीज में फॉल करेगी मतलब। और इसमें बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बेसिस मैंने ड्यूटी पे करी। डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है मेरे पास? एक्साइज ड्यूटी वाला डॉक्यूमेंट नहीं ना मेरे पास वैट वाला डॉक्यूमेंट है। एक्साइज ड्यूटी वाला डॉक्यूमेंट होता है तो सिंपल सा एक्साइज ड्यूटी जोड़ देते तो उसमें सारी और क्रेडिट आगे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देते। बट मेरे पास डॉक्यूमेंट कौन सा है जिसपे वैट लगी हुई है और एक्साइज ड्यूटी वाला तो मुझे पता ही नहीं लगी नहीं लगी, ठीक है। तो उन लोगों को रिलीफ दी गई है, डिपार्टमेंट ने उनके लिए एक मैकेनिज्म निकाला है कि रिवर्स कैसे कैलकुलेट करो, उनको कितनी उनको क्रेडिट मिलनी चाहिए। ऐसा अज्यूम करते हैं कि उनको उतनी उनकी एक्साइज ड्यूटी होगी, वो कैसे निकलेगी। अगर मान लीजिए आपके पास एक्साइज ड्यूटी पे डॉक्यूमेंट नहीं है, और पहली बात रिलीफ सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर के लिए, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए कोई रिबेट नहीं है। मतलब आज मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ एग्जेम्प्टेड गुड्स की, कल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ टैक्सेबल गुड्स की, तो कुछ नहीं होने वाला। ये फॉर्मूला जब नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला जो रिबेट वाला है वो जब ही चलेगा कि कल मैं मैन्युफैक्चरर था या कल मान लीजिए मैं ट्रेडर था, एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा था और आज मेरे गुड्स टैक्सेबल हो गए, तो सिर्फ ट्रेडर के लिए एप्लीकेबल है। कैसे बेनिफिट दिया है? कैटेगरी वो है जो ट्रेडर एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। क्या है? बिल्कुल सिंपल है ना, मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैंने माल जो मैंने आपको एग्जांपल बताया इसमें माल तो मैंने खरीद रखा था बट मैं एक्साइज में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ। दूसरी कैटेगरी मुझे मिलेगा किसलिए? सिर्फ और सिर्फ मेरे इनपुट्स के लिए। जबकि मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, इनपुट्स जो रॉ मटेरियल में पड़े हैं, WIP में पड़े हैं और फिनिश गुड में पड़े हैं। अब बट ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेडर क्या WIP और फिनिश गुड्स तो कुछ होगा ही नहीं, और ट्रेडर को मिलने वाली है तो सिर्फ मिलेगी किसकी? रॉ मटेरियल की। तो क्रेडिट आपको उसका एक मैकेनिज्म उन्होंने बताया कि आपके पास ऐसा माल पड़ा हुआ है जिसका आपके पास ऐसा इनवॉइस नहीं है जिसपे आपको एक्साइज ड्यूटी दिख रही है। आप ट्रेडर हो, इनवॉइस ऐसा नहीं है जिसपे एक्साइज ड्यूटी दिख रही है, तो व्हाट विल यू डू? ये बोलते हैं कि आप जब उस पर्टिकुलर गुड्स को GST सिनेरियो में बेचोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उस पर CGST और SGST पे करोगे। सपोज राजस्थान में बेच रहे तो जो उसको CGST SGST जब बेचोगे तो CGST जितना पोर्शन है, मतलब मान लीजिए 100 रुपए गुड्स है, 9% CGST 9% SGST, तो 9 रुपए मेरी क्या लगी? CGST। 9 रुपए CGST जो लगी मेरी 100 पे 9 रुपए, तो 9 रुपए का 40% आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगी। 40% मतलब 9 रुपीज इज योर आउटपुट टैक्स, 4.5 विल ऑटोमेटिकली कम योर इनपुट टैक्स, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ GST के लिए 4.5 रुपए 3.5 रुपए आपके ऑटोमेटिकली इनपुट टैक्स बन जाएगा। 40% के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस वही कॉमन है कि भाई आपके पास चलो कोई बात नहीं, वो वाला बिल नहीं है जिसपे आपने इस पे लिखा होता है कि सब एक्साइज ड्यूटी इतना, बट आपके पास जो बिल जो भी हो वो 12 महीने से पुरानी है। मतलब कंडीशन तो कॉमन है, बिल किसी भी सूरत में 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। दूसरी कंडीशन कि मान लीजिए आपको पता चलता है कि साहब आप जिन गुड्स की एक्साइज ड्यूटी क्लेम करने की बात कर रहे हो एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो तो गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी लगती ही नहीं है। तो जब लगती ही नहीं है तो कभी भी लगी ही नहीं होगी, तो लगी ही नहीं होगी तो आप किसकी क्रेडिट लोगे? तो ये मन को ध्यान रखना है कि भाई गुड्स जो है उन पे कभी भी होली एग्जाम्प्ट या फिर नील रेट के नहीं होने चाहिए एक्साइज में। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जी क्वेश्चन है कि एक्साइज का बिल मेरे पास है, लेकिन क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसको खुद इम्पोर्ट नहीं लेता है तो ही इज एलिजिबल फॉर रिड्यूस रेट ऑफ एक्साइज। वो रिड्यूस रेट ऑफ एक्साइज के ऊपर 2% या 6% के ऊपर वो एक्साइज लगा के कुछ डिस्पैच कर सकता है। तो ऐसे केस के अंदर ओरिजिनल एक्साइज मान लीजिए 16% है, कहीं रिड्यूस करके वो 2% पे लगा के दे रहा है और ट्रेडर के पास बिल भी 2% वाला है, तो उसको उस केस में बेनिफिट कैसे मिलेगा? सर मेरी अंडरस्टैंडिंग में है कि चूंकि ड्यूटी पे डॉक्यूमेंट आपके पास 2% का है ना, तो बेनिफिट 2% का ही मिलेगा, क्योंकि आप भी देखिए आपने 2% की कॉस्ट भरी है। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात कि वो अल्टीमेटली तो 16% या 12.5% आते आते कॉस्ट में तो शामिल है आपकी, बट जो इनके प्रोविजन की प्लेन रीडिंग है वो यही बोल रही है कि आपको 2%, चूंकि आपके पास ड्यूटी पे डॉक्यूमेंट है। यहाँ अगर मान लीजिए आपके पास ये होता है कि साहब इनवॉइस पे एक्साइज लगी भी नहीं है, सीधे वैट लगा हुआ है, तो आप 40% का बेनिफिट उठा सकते थे। अब इस बेनिफिट को अपन आगे चल के जितने भी डिस्कशन करेंगे तो 40% का बेनिफिट बोलेंगे, तो ये 40% वाला बेनिफिट आप उठा सकते थे। परंतु क्या क्योंकि आपके पास ड्यूटी पे डॉक्यूमेंट है और उस पर दिख रही है कितनी ड्यूटी पे करी है, तो फिर वो बेनिफिट मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, शायद वो 2% का मिलेगा। और मैं एक बार आप जो बताए वो केस स्पेसिफिक और एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है। अब
एक चीज ये कि मैं आपको बता रहा था कि वो गुड्स होली एक्साइज में एग्जेम्प्ट या निल रेट के नहीं होने चाहिए कभी भी, ठीक है। ये जो आपको सिचुएशन ये दे रहे हैं कि साहब 40% रिवर्सल कर देंगे, ये जो स्कीम टाइप है ना इनकी, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए है। 6 महीने कब से? 30 जून से, मतलब 30 जून से लेकर के 31 दिसंबर तक की स्कीमें हैं। और उन सारे गुड्स को जैसे जैसे आप बेचते जाओगे, मान लो आपने जून जुलाई में कुछ बेचा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने में जैसे जैसे आप बेचोगे हर महीने उनकी जानकारी डिपार्टमेंट को दोगे। जीएसटी ट्रांजेक्शन 1 फॉर्म में हर महीने जानकारी आपको डिपार्टमेंट को देनी रहेगी कि आप उन गुड्स में कितनी सप्लाई कर रहे हो, ताकि वो क्या करेंगे भाई, आप उनको इन्फॉर्मेशन दोगे साहब ये सप्लाई हमने करी, ये एसजीएसटी पे करा, तो ऑटोमेटिकली आपके बिल सारे के सारे आपके रिटर्न में भी जाएंगे, तो रिकंसाइल तो सारा डेटा हो ही होगा, और उसके बेसिस पे 40% ऑटोमेटिकली आपके एक्साइज के नाम पे क्रेडिट बन जाएगी, जो कि वहां पे जीएसटी में जिसको अपन सीजीएसटी बोलेंगे, ठीक है। और एक क्लॉज डिपार्टमेंट ने ये लिखा है कि साहब ऐसा जो बेनिफिट है, अब मान लीजिए पहले आपको क्रेडिट नहीं मिल रही थी, ठीक है, अब आपको क्रेडिट मिलने लग गई, 40% की मिली भले से, तो आपको बेनिफिट हुआ होगा, क्रेडिट मिलने से आपको बेनिफिट हुआ होगा। तो ये जो बेनिफिट आपको हुआ है, इसको आपको अपनी प्राइस कम करके कैसे पास ऑन करोगे अपने एंड कंज्यूमर को, अपनी प्राइस को कम करोगे, और प्राइस कम करके एंड कंज्यूमर को, इसको आपको एंड कंज्यूमर मतलब जो भी आपसे खरीदार है आपका, आपको उसको पास ऑन करना रहेगा। अभी ये सब बातें थोड़ी मैं समझ रहा हूँ, मतलब थ्योरेटिकली कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, एग्जाम्पल से समझते बन को ना। ये बिल्कुल रॉ एग्जाम्पल है जो चलता है, बिल्कुल इंडस्ट्री में होता ही ऐसा। एबीसी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। इसने क्या किया, 1 लाख रुपए का बिल काटा, इससे खरीदार कौन है, वाई होलसेलर। 1 लाख रुपए का बिल काटा, 10% एक्साइज ड्यूटी लगा दी और 5% वैट लगा दिया, तो साहब इसने बिल बना के वाई लिमिटेड को, वाई होलसेलर को बेच दिया। अब वाई होलसेलर है, वाई एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है, वाई क्या है, वैट में रजिस्टर्ड है। तो वाई चूंकि वैट में रजिस्टर्ड है, तो इसकी सेल वैल्यू, इसने प्रॉफिट मार्जिन अपने ऐड करा, 1.20 का इसका सेल वैल्यू निकली, और इसने वैट लगा दिया 5%, एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे। अब एक्स रिटेलर के पास ये वाई वाले गुड्स जो है ना, 1,20,000 प्लस 6,000 का जो बिल था, ये गुड्स 30 तारीख को मेरे स्टॉक में पड़े हैं, इनपुट्स मेरे स्टॉक में पड़े हैं, ठीक है। और ये गुड्स की बात कर रहे हैं क्योंकि इनपुट्स की क्रेडिट मिलने वाली है, सर्विस तो आएगी नहीं, ठीक है। अब क्या होगा कि एक्स रिटेलर ने इस पर्टिकुलर माल को अपना जो भी प्रॉफिट मुनाफा था जोड़ जाड़ के 1,32,000 में बेचा। लोकल सेल थी, सीजीएसटी और जीएसटी लगना था, मैंने यहाँ पे सिर्फ सीजीएसटी लिया, 9% के हिसाब से उसको मिल गया सब 11,880, ये मेरा सीजीएसटी बन गया। अब मुझे इनपुट टैक्स रेट कितनी मिलनी है, थोड़ा सा 11,880 का 40% जो मैंने पे किया। तो नीचे मैंने लिख दिया कि साहब एक्साइज ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है एक्स के पास, ठीक है, इसीलिए इसको इनपुट टैक्स रेट मिलेगी 4,752 रुपए की। एक बार थोड़ा सा आगे, तो मतलब अपन वहीं पे ना एग्जाम्पल पे आगे आए हैं वहीं पे ना, तो मतलब 4,752 रुपए समझ में आ गए थे आपको यहाँ तक, 40% सीजीएसटी जो पेबल थी। अब देखिए इसमें, अब मैं वापस उसी पे लेके चल रहा हूँ कंडीशंस पे, क्या था, हाँ सर श्योर, अब वाई होलसेलर क्या है, वाई होलसेलर के पास क्या है, ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट है, तो वो ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट के हिसाब से कितनी बन रही है एक्साइज ड्यूटी, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए पूरी मिल जाएगी। और वैट उसने कितना पे करा है, 500 रुपए पे किया होगा, इफेक्टिवली 6,000 माइनस 5,500, तो 500 रुपए पेबल ही होगा, मतलब वैट की तो क्रेडिट बनती नहीं उसकी, तो पेबल ही था। एक्साइज ड्यूटी का रेट उसको मिला, तो मैं वही तो कह रहा था, वाई सेल्स पे कितना टैक्स पे कर रहा है, 6,000, इनपुट टैक्स कितनी है उसकी 5,500, तो 500 रुपए क्या करेगा, 10,000 रुपए। जीएसटी में 30 जून को अगर भाई बताएगा कि साहब मेरे पास ये 1 लाख का स्टॉक पड़ा है, इसका बिल मेरे पास 10,000 का एक्साइज ड्यूटी दिया हुआ है, तो 10,000 की पूरी क्रेडिट मिल जाएगी सीजीएसटी के फॉर्मेट में। अपन अभी मेरा एसएससी कौन है, एक्स के पास ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके बिल पे कहीं नहीं आ रही कि एक्साइज ड्यूटी पे करी उसने, तो 40% का बेनिफिट मिला, उसके हिसाब से 4,752 रुपए की उसकी वापस से उसको इनपुट क्रेडिट मिल गया जीएसटी में, सीजीएसटी के नाम पे, ठीक है।
क्योंकि एक्साइज से रिलेटेड थी। अब क्लॉज जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि भाई इसमें सब बेनिफिट जो है कस्टमर को पास ऑन करना है, ठीक है। अब ये क्या है, बहुत कैलकुलेटिव पार्ट है कि मतलब कस्टमर को बेनिफिट कैसे पास ऑन करोगे साहब, कि हमको कितना बेनिफिट हुआ और पास ऑन कैसे करेंगे। तो मैंने इसी एग्जांपल में उसको आगे बढ़ाया कि मान लीजिए 3 कॉलम दिख रहा है आपको, प्राइस अंडर एग्जिस्टिंग लॉ। आज मान लीजिए ये एक्स की प्राइसिंग है सारी। एक्स ने माल खरीदा 1,20,000 रुपए में, उसने प्रॉफिट जोड़ा 12,000 रुपए, 1,32,000 रुपए सेलिंग प्राइस थी। 1,32 पे आज की तारीख में तो वैट ही लगा था, ठीक है, लगा दिया सब 6600 बिल बना के भेज दिया 1,38,600 का। अब आगे आ जाओ जीएसटी में। जीएसटी में भी नॉर्मल जीएसटी, मतलब 40% वाली कहानी नहीं है, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है कि 9% सीजीएसटी लगा देता, तो 11,880 रुपए सीजीएसटी लग जाता, 1,32 तो 1,32 है, ठीक है, 1,43,880 रुपए। अब डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई आपका जो इंक्रीज बेनिफिट हुआ, आपको क्रेडिट कितनी मिली 4,752 रुपए की, ये आपको कस्टमर को पास ऑन करनी है। तो कस्टमर को कैसे पास ऑन करूंगा, ऑब्वियसली मेरी प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। भाई मेरे को उसका बेनिफिट मिल गया तो मेरी खर्चा कम हो गया, मेरी कॉस्ट कम हो गई। तो मैंने यहाँ पे ये किया कि भाई 1,20 प्लस 12,000 रुपए 1,32,000 रुपए हो रहे थे, उसमें से मैंने 4,752 रुपए लेस कर दिया। तो मेरी जो नई सेल्स प्राइस निकल के आई, क्योंकि मुझे 4,752 का बेनिफिट हो गया, तो निकल गया 1,27,248 रुपए। इस पे मैं 9% सीजीएसटी लगाऊंगा 11,452 रुपए, और इस तरह से मेरी नई प्राइस निकल के आएगी तो 1,38,700 रुपए। तो आप समझ रहे हो कि आपके जो अल्टीमेट आपसे जो खरीदने वाला है, पहली सिचुएशन में उसको देने पड़ रहे थे 1,43,880 रुपए। दूसरी सिचुएशन में अगर आपने उसको बेनिफिट पास ऑन कर दिया है तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे, उस कस्टमर को कितने पे करने पड़ेंगे 1,38,700 रुपए। तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि साहब बेनिफिट है, पास ऑन हो चुका है, ठीक है। तो ये मतलब अब ये बात अपनी इच्छा की नहीं है कि साहब बेनिफिट पास ऑन करें नहीं करें, मैंडेटरी है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास बिल नहीं है, ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जो कंडीशंस मैंने लिखी हैं कि बिल मेरे पास 12 महीने से पुराना होना चाहिए। जैसे मेरे केस में एक्स के पास मान लो बिल जो होता है 1,20,000 और 6,000 का वैट लग के जो उसके पास आया, ये मान लो 1 जुलाई 2014 का होता, कोई मतलब नहीं है, ये होना चाहिए था 1 जुलाई 2016 के बाद का। दूसरी कंडीशन क्या थी ऊपर कि मेरे गुड्स एग्जाम्प्ट गुड्स नहीं थे एक्साइज में, तो दिख ही रहे क्यों नहीं थे, क्योंकि मैं एक्साइज ड्यूटी लगी थी शुरू में लग गई ना। तीसरी कंडीशन कि रिलीफ मुझे दिसंबर 2017 की मिलेगी, मतलब मुझे क्या है कि ये जो गुड्स है ना मेरी जो 1,32 के, ये कितने ही लॉट में बेचूं मगर बेचने 2017 दिसंबर तक ही है, तो ही मुझे 40% का बेनिफिट मिलेगा। और चौथी कंडीशन, जितने भी सेल करता जाऊंगा उसको मुझे हर मंथली डिटेल देनी है ट्रांजेक्शन वन फॉर्म में। और पांचवी कंडीशन बेनिफिट पास ऑन करना है। तो मैंने आपको बताया कि बेनिफिट कैसे पास ऑन होगा। 1,43 होती प्राइस नॉर्मल कोर्स में, बट बेनिफिट मिलने की वजह से 1,38,700 हुई। हमको ये रिवर्स कैलकुलेशंस, मतलब ये बहुत छोटे सा एग्जांपल है, मैं समझ रहा हूँ कि बिजनेस पे अप्लाई करना इट्स नॉट सो इजी, बट ये कैलकुलेशंस अपन को करनी रहेंगी जीएसटी के। जी बिल में शो करनी पड़ेगी, नहीं बिल पे शो नहीं करनी सर। डिपार्टमेंट वेरीफाई कैसे करेगा सर? डिपार्टमेंट को वेरीफाई, देखिए सर इसके फायदे भी है ना। एक मैं तो आपको एक बात देखिए, मान लीजिए कि आपने ये सब प्राइस कम करके नहीं बेची, दूसरे वाले ने प्राइस कम कर दी, तो कंपटीशन में ऑटोमेटिकली आप ही नुकसान हुए ना। और दूसरी बात भी है नहीं सर, वो वेरीफाई ऐसे करेगा सर कि मैं तो जो समझ रहा हूँ कि देखो जब भी ट्रांजिशन फेजेस की स्पेसिफिक चीजें चेक करता है डिपार्टमेंट, जैसे वैट के टाइम पे भी चेक हुई थी स्पेसिफिक चीजें। अभी मेरे को क्लियर से बताते हैं कि सर्विस टैक्स के टाइम पे भी स्पेसिफिक उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है ऑडिट तो करेंगे ना स्पेसिफिक कुछ केसेस को उठा के ऑडिट करेंगे, और उन्हें पता है कि यार ये प्रोविजन समझने तो आसान काम नहीं है, तो उलझाहट है इनमें। अब इतनी उलझाहट है तो असेसी ने गलती करी होगी, तो आपके पास आ जाएगा, तो फिर सारी सिचुएशन आप समझते हो। तो वो सारी चीजें मतलब मैं मान रहा हूँ अपेरेंटली डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन आपकी बात सही है कि ऐसे नहीं जाएगी बिल्कुल भिड़ते की चले गई, हमने कहीं शो करी तो चले गई, बट डिपार्टमेंट इसको चेक करेगा तो उसको पता चल जाएंगी सब चीजें। और ट्रांजिशन प्रोविजंस में चेकिंग होने की चांसेस ज्यादा होती हैं। तो ये 25 जून को हम 5,000 रुपये बढ़ा भी देते हैं। कौन से? मैं बता रहा हूँ आपको इसमें क्या है सर, जीएसटी में ना एक एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर भी है, ठीक है। वो इंडिविजुअल पर्सन वाइज अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल बात सही है आपकी, परंतु वो अप्लाई होगा एज ए इंडस्ट्री एज ए होल। और मैं तो आपको सिंपल से बोल रहा हूँ सर, आप मान लो इस केस में अपन ज्यादा करके बेच भी दें और दूसरी कंपनी आपकी जैसी कॉम्पिटिटिव कंपनी है वो कम में कैलकुलेशन सही करके बेच रही है, लॉ कंप्लायंट है, उसने लॉ की सारी बात मानी, एंटी प्रॉफिटेरिंग भी नहीं करी,
प्रॉफिटेरिंग मतलब मुनाफा पूरी ज्यादा नहीं करी, ठीक है, और क्रेडिट भी पास ऑन कर दिया, तो फिर मार्केट में एग्जिस्टेंस तो अपन को करना ही पड़ेगा ना। और मतलब गवर्नमेंट के ये प्रोविजंस तो स्पेसिफिकली इस चीजों के लिए, क्योंकि जीएसटी में इन्फ्लेशन बढ़ता है साहब, तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करें। आज एक यानी 880 दे रहा है, कल सही अगर आदमी हो तो एक अड़ते 700 रुपये देगा, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। अब एक ये है कि रिलीफ इन केस वैट पे डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल टू द पर्सन। अच्छा, वो आपने अगर देखा हो तो ये जो पुराना वाला केस था, ये था एक्साइज ड्यूटी पे डॉक्यूमेंट नहीं था मेरे पास, मैं वैट का ट्रेडर हूँ, मेरे पास एक्साइज ड्यूटी पे डॉक्यूमेंट नहीं। दूसरी कंडीशन ये कि मान लो मैं वैट का ट्रेडर हूँ, है ना, बट मेरे पास वैट पे डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने जो परचेज करी उसमें वैट लगा हुआ ही नहीं आ रहा, तो ऐसे गुड्स कौन से हो सकते हैं, एमआरपी गुड्स, ठीक है। तो ये सुविधा भी उन्हीं को दी गई है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड गुड्स जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसकी स्टॉक जिसके पास पड़ा है एमआरपी गुड्स का। प्रॉब्लम क्या है, उसके पास एमआरपी गुड्स का स्टॉक तो पड़ा है, वैट दिया भी है, बट बिल पे वैट नहीं आ रहा, ठीक है। उसको भी सेम तरीका इन्होंने यूज किया है, बिल्कुल सेम टू सेम, कि भाई आपको जैसे उस माल को बेचना है जीएसटी में बेचोगे तो एसजीएसटी लगाओगे। अब चूंकि ये वैट का मामला है तो ये एसजीएसटी है, एक्साइज का मामला होता तो सीजीएसटी होती है, ठीक है। एसजीएसटी जितने भी बिल पे आप उस पर लगाओगे उसका 40% आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में मिल जाएगी। बाकी कंडीशंस बिल्कुल कॉमन है कि आपको जो बिल है आपके पास स्टॉक में जो एमआरपी गुड्स पड़े हैं वो 1 साल से पुराना बिल नहीं होना चाहिए, गुड्स पूरी की तरह से ऐसे भी नहीं कि एग्जेम्प्ट हो वैट में, और आपको हर महीने उसकी जीएसटी ट्रांजेक्शन 1 फॉर्म में इंफॉर्मेशन देनी है। दिसंबर 2017 तक आपको ये स्कीम अवेलेबल है। जी, ट्रेडर को क्या रखना पड़ेगा इसमें, इसके इसमें के 40% उसमें पहले एक्साइज लगा करती थी, उसके मैं समझा नहीं सर क्या कहें, जो एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी पहले हाँ। सरकार के पास में, और अपने पास में इनवॉइस नहीं है, तो ट्रेडर उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रखेगा अपने पास। मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि आपके पास अपने पास तो सिर्फ बिल है जिसपे एक्साइज ड्यूटी नहीं है, हाँ तो अपन क्या रखेंगे उसके एविडेंस में कि हाँ नहीं एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। सर, आपको तो बस ये चेक, पहला पॉइंट तो आपको चेक करना है कि साहब वो जो प्रोडक्ट है वो एक्साइजेबल प्रोडक्ट था क्या। एक्साइजेबल का मतलब है कि उस पर कहीं निल रेट ही हो, एग्जेम्प्ट ही हो। अगर वो पहला कंडीशन है कि साहब 12.5% के ब्रैकेट में आ रहा है, तो ये तो क्या होगा कि वो बना होगा तो उस पर एक्साइज ड्यूटी कभी ना कभी तो लगी है, और वो आ तो आपके पास ही रही है। भाई एक्साइज ड्यूटी तो कॉस्ट है ना, ऐड होती रहेगी जब तक उसे क्रेडिट कोई ले नहीं रहा होगा। तो उस तरह से पहला ट्रिगर पॉइंट चेक करने का अपने को ये रहेगा। उसके बाद अपन को देखना है कि हमारे पास बिल में वैट, बिल में एक्साइज लगी हुई है नहीं, और उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करनी है। तो एसजीएसटी में सेम कंडीशंस हैं। हाँ सॉरी सर, बताएं इस पे। यहाँ पे जो होलसेलर ने जो माल बेचा जयपुर के डीलर को, वो कंपोजिशन स्कीम में है। अभी आ रहा हूँ उस पर, आ रहा हूँ। कंपोजिशन की तो नॉर्म्स जा रहे हैं, उस पर भी आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अपन ने अभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड से स्टोरी सुनी है, ठीक है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, तो उसका एनालिसिस अपन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ इनपुट्स की क्रेडिट मिलनी है। मैं ट्रेडर हूँ, मेरे पास 30 जून से पहले का बिल पड़ा है जिसपे सर्विस टैक्स लगा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कोई मतलब नहीं है। 12 महीने के अंदर हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स की मिलनी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ट्रेडर को ही ये जो 40% बेनिफिट की स्कीम है ना, ये सिर्फ ट्रेडर को ही अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरर वगैरह को, सर्विस प्रोवाइडर को 40% वाली स्कीम का कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। और जो मान लीजिए ट्रेडर भी मैं हूं, सब ट्रेडर्स में भी सब ट्रेडर्स को नहीं है, ट्रेडर्स में सिर्फ उन वाले ट्रेडर्स को जिनके पास एमआरपी का स्टॉक पड़ा है, वो ट्रेडर्स नहीं जिनके पास एग्जेम्प्टेड गुड्स का स्टॉक पड़ा है या फिर टैक्स फ्री गुड्स का स्टॉक पड़ा है, उनको कोई रिलीफ अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, एक बार इसको अपन वापस, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नॉर्मल स्कीम तो ये कि साहब मिल जाएगी सबको। ये जो सारे 5 लोग बताए थे मैंने आपको, पर्सन जो वैट में रजिस्टर्ड नहीं है या रजिस्टर्ड है बट ये सारी